नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और आज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के तहत हम नागपुर में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि नागपुर कैसे फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज में आगे बढ़ सकता है। तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है, देश के केंद्र में है, सेंटर में है जियोग्राफिकली, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनती है फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के तहत। मैं नीरज वाजपेयी स्वागत करता हूं आपका नागपुर से। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में एक पावर पैक्ड पैनल आज नागपुर में हमारे साथ मौजूद है। नीरज, काफी सारी खासियत और खूबियां हैं इस शहर की, जैसा कि आपने कहा कि टाइगर कैपिटल भी है, ऑरेंज कैपिटल भी है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है, और थर्ड लार्जेस्ट सिटी भी है महाराष्ट्र का, और 13वां लार्जेस्ट सिटी है भारत का। बड़ा शहर है नागपुर। बिल्कुल, इतनी खूबियां हैं इसमें और कॉटन का एक बड़ा हब है, उसके बावजूद ये कहीं लैग करता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो लैग्स कैसे हटेंगे और ये फिर से एक बार चमकेगा और महाराष्ट्र का नंबर 1 शहर तो कम से कम बन के दिखाएगा। क्योंकि दो बड़ी चीजें हैं, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से हैं, और नितिन गडकरी जो केंद्र में मंत्री हैं, और कम से कम ये इंश्योर्ड है कि 5 साल तक ये लोग दोनों लोग इस शहर को चमकाने में जरूर कामकाज करेंगे। बिल्कुल मेरे दाईं ओर है बहुत ही एमिनेंट पैनल, जिनका मैं आपको परिचय करा दूं। वीरेंद्र खरे जी हैं जो एक बहुत ही लीडिंग आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हैं, जिनसे जानेंगे इस शहर के लोकेशन के बारे में। प्रशांत सरावडे जी हैं जो बहुत ही रियल एस्टेट पर नजर रखते हैं, क्रेडाई के से जुड़े हुए हैं नागपुर से। और निरंजन रांका जी हैं जो इस शहर के तमाम जो प्रोसेसेस हैं, जो इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरतें हैं, उस पर नजर रखते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और मेरी बाएं ओर हैं लक्जोरा इंफ्रास्ट्रक्चर के संजय कोठारी जी, आपका स्वागत है, सीईओ हैं इसके। और यूरिच इंडिया के कृष्ण कुमार तरोरी जी, आप दोनों का भी स्वागत है। और हम जानने की कोशिश करेंगे इन सब एक्सपर्ट से कि दरअसल नागपुर क्यों बन रहा है फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन नीरज, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बुनियाद, आर्किटेक्चर, और हमें उसी से शायद शुरुआत करनी चाहिए। आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा वीरेंद्र जी। ये बताइए कि लोकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। इस सिटी की खासियत क्या है लोकेशन वाइज? जैसा सभी लोग जानते हैं कि नागपुर जो है इट इज हार्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने एक ज्योमेट्रिक सेंटर निकाला था इंडिया का, जो नागपुर में है, और वो उन्होंने स्टोन ले किया था आज से करीब 100 साल पहले। तो नागपुर एक 0 माइल है नागपुर में, और नागपुर से आप शहर के, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाना चाहें तो अगर फ्लाइट से जाना चाहें तो 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो ओवरनाइट जर्नी में पहुंच जाएंगे, और कार से या व्हीकल से जाते हैं तो भी मतलब इट इज वेरी वेल कनेक्टेड। नागपुर से एक तो क्रॉस जंक्शन है, ऑल ओवर इंडिया का 2 नेशनल हाईवे जाते हैं, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, दोनों नागपुर से पास होते हैं रोड के। सिमिलरली रेल के भी पास होते हैं, और एयरलाइंस में एक बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो नागपुर में बन चुका है ऑलरेडी। ये एडवांटेज है। दूसरा एक, अगर हम लोग देखें नागपुर में, नागपुर के स्काईज से इन 24 आवर्स अगर हम देखें तो करीब 400 फ्लाइट्स क्रॉस करती हैं। अगर हम जोहान्सबर्ग से जापान जा रहे हैं या फिर हम न्यूयॉर्क से सिडनी जा रहे हैं, तो ऑल दीज फ्लाइट्स क्रॉस फ्रॉम द स्काईज ऑफ नागपुर। तो ये जो फ्लाइट्स जाती हैं, तो यहाँ पर बोइंग वालों ने अपना MRO भी डाला हुआ है, तो उनका रिपेयर्स, ओवरऑल सर्विस जो है एयरक्राफ्ट का, वो भी इन्होंने किया है। और नागपुर को एक प्रोजेक्ट किया गया है मिहान में, जो मल्टी मोडेम इंटरनेशनल कार्गो हब करके हम लोगों ने, हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया था, और हम लोग सब लोग आशावादी हैं कि ये एक जरूर आएगा कुछ समय में, क्योंकि अब हमारे चीफ मिनिस्टर भी नागपुर के हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी अब नागपुर के हैं इंडिया के। तो हम उम्मीद करते हैं कि नागपुर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डेवलप होगा लोकेशन के कारण। सही पॉइंट है हेमंत। जब किसी शहर की बुनियाद रखी जाती है या उस शहर को बड़ा बनाया जाता है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है बड़ी बड़ी इमारतें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे साथ प्रशांत जी हैं जो क्रेडाई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि ये शहर जिस तरह की अभी बात हो रही थी कि बहुत ही वेल कनेक्टेड है और इसमें कोई कमी नहीं दिखती कि ये चीजें रुके। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज समझाइए कि कहाँ कोई कमी है, जो चैलेंज है जिसको तुरंत एड्रेस किया जाए, और खासतौर पर रियल एस्टेट के जरिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करें। ऐसा है, नागपुर इज पॉइज्ड फॉर ए बिग ग्रोथ अहेड, और ये जो ग्रोथ है ये प्लान्ड वे में आने वाली है। ये सबसे बड़ी खूबी रहने वाली है नागपुर की, क्योंकि इसके पहले जो भी सिटीज ग्रो करी है उसमें ग्रोथ के बाद उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आया है या डेवलप किया गया है।
और नागपुर में जो ग्रोथ आने वाली है उसको अभी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करके उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी से प्लान किया है और उसकी डेवलपमेंट साथ में होने वाली है। इसलिए ये जो ग्रोथ आएंगी उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहेगा तो लोगों के लिए ग्रो करना हैसल फ्री रहेगा और इसके एडवांटेजेस जो है ये डेफिनेटली सारे लोगों को दिखेंगे। जैसे मेट्रो रेलवे जो आ रही है उसके कारण जो कॉरिडोर है ये डेवलप होगा तो नागपुर के जो दोनों एंड्स है वो कनेक्ट होंगे तो ये दोनों एंड में जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए ये फैसिलिटेट करेगा। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जैसी प्लानिंग जो है वो नागपुर में आप इस समय देख रहे हैं और अगर प्लानिंग की बात है तो नागपुर ने काफी आगे कदम उठाए हैं। हाँ जी, लेकिन चंडीगढ़ का जो प्लानिंग था वो सिर्फ सिटी प्लानिंग था और वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं था। ओके। नागपुर का जो प्लानिंग है ये ग्रोथ रिलेटेड रहने वाला है क्योंकि इसमें फ्यूचर ग्रोथ जो है वो इन्होंने प्रोजेक्ट की है और ये ग्रोथ को कैटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। तो चंडीगढ़ की प्लानिंग केवल सिटी वाइज प्लानिंग थी, यहाँ पर इंडस्ट्री भी आ रही है, यहाँ पर पुल भी बन रहे हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, कंपनीज भी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस शहर को ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आपसे भी एक राय लेना चाहता हूं, ये बताइए, हम 2-3 बार जो एक्सपर्ट से बात करी उसमें बार बार बात निकल कर आई कि सरकार की भागीदारी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 बड़े मंत्री हैं इस शहर से, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने सही कदम उठाए हैं जिसके चलते यहाँ पर आगे और अच्छे काम होते हुए दिखेंगे? आपसे सवाल है निरंजन जी। First of all, कैसा होता है, गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन। इफ एनी सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इफ यू सी, अगर गवर्नमेंट जहां जहां बिजनेस में इट वर्क्स फॉर 20-25 साल के लिए वो काम करता है, बट देन द सिटी डजंट फ्लाई ऑन इटसेल्फ। Government should be just a regulatory or framework. Government should provide the framework for any city. Facilitator का काम Facilitator का काम है। अगर गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया तो बिजनेस विल कम, बिकॉज बिजनेस नेवर गो टू डू द बिजनेस टू लूज द मनी। इफ देयर इज अ मनी, as everybody said, Nagpur is a centrally located place, but so far nothing has happened. But if there was money to be made here, definitely future people will come as the future group install the warehousing, because India is just now coming into supply chain. When the supply chain constraint comes, then only things will happen in the right direction. So government should be just an enabler. If the government is enabler, then the city will fly on itself, irrespective of any government or any minister. That has to happen everywhere, and a little bit everything will happen. Not every city has to be industrial city. Nagpur is very good, बहुत ही अच्छा education hub है, बहुत ही अच्छा health center है throughout the central India. So Nagpur should go into that one, which will enable the servicing jobs throughout the world. Industrial नागपुर को अब एम्स भी मिलने वाला है। Exactly. एम्स और IIM दोनों। Yeah, that has to be there. चलिए इसका एक रियलिटी चेक लेते हैं। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ हैं, जो मूलतः NRI है और इन्होंने नागपुर को चुना अपना पहला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या ये जो बातें हो रही हैं कि सरकार फैसिलिटेटर बने और आपने इस शहर को चुना, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वाकई चीजें बदल रही हैं? देखिए, मैं ज्यादातर मैंने अपना समय मिडिल ईस्ट में बिताया है और मैं इंटरनेशनल जो फ्यूचर सिटीज बनाए गए हैं उसके बारे में बता सकता हूं कि स्मार्ट सिटी सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, बट वो एक ऑर्डिनरी लोगों के लिए होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। और उसके लिए जो जनरली इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस होता है उसको हटाया जाना चाहिए। और हर 3 महीने में, हर 6 महीने में नए रूल्स रेगुलेशन आते हैं, वो कोई ज्यादा ठीक नहीं रहते। बिल्कुल। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड पैनल रहना चाहिए जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी रहे उसमें और लोकल एक्सपर्ट्स भी रहे। लोकल को पता रहता है कि लोकल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटरनेशनल को पता रहता है कि आगे चल के दुनिया में क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं करके। आज हम बेंगलोर का जो मॉडल देखते हैं तो वहां पे लोकल लोअर लेवल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आज यदि एयरपोर्ट के साइड पे यदि देखते बेंगलोर में तो सारे विलेजर्स डिस्प्लेस हो चुके हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहूंगा कि नागपुर में उस तरह का प्रोग्रामिंग हो। या आज हम लोग फ्यूचर सिटी देखते तो जहां पे साइकिल ट्रैक भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में कहीं नहीं बनाया गया है, न तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक 50, 60, 70 साल पहले बसाया गया शहर है, परंतु आज जो रिक्वायरमेंट है ये हम फ्यूचर के सोच के लिए सस्टेनेबिलिटी भी देखना चाहिए कि बिजली पानी सब कुछ कैसे सस्टेन होगा। और ये फ्यूचर सिटी की रचनाएं करते वक्त में ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सरकार को
देखे कि जो पुरानी चीजें ठीक है उनको ठीक रखे और जो चीजें सिर्फ चेंज करना है उसको चेंज करे। सिर्फ चेंज करने के लिए चेंज करना ठीक नहीं होगा। जब इतनी अच्छी बातें हो रही है नीरज, तो सबके जहन में एक सवाल आता है कि रियल एस्टेट के भाव कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे? ये बताइए, क्योंकि डिमांड काफी है, इंडस्ट्री भी यहाँ पर आने वाली है, आ रही है बल्कि, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, जाहिर सी बात है रियल एस्टेट की डिमांड काफी अच्छी होने वाली है। संजय कोठारी जी बताइए, भाव बढ़ेंगे यहाँ पर रियल एस्टेट के, आपको लगता है? और ये बताइए कि डिमांड इस समय आप कैसी देख रहे हैं ऑन ग्राउंड? नागपुर एक ऐसा शहर है जिसके आसपास अगर आप 300 किलोमीटर चले जाएं तो कोई बड़ा शहर आपको दिखेगा नहीं। बिल्कुल। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन जो 300 किलोमीटर के अंदर है, ये नागपुर के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे लोगों को मेडिकल के लिए आना पड़ता है, स्कूल के लिए आना पड़ता है, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्यूटिंग के लिए, टूरिज्म के लिए वेरियस फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आना पड़ता है। सूनर और लेटर डिमांड यहाँ होगी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसका मेन कारण है कि ये लोग अपना घर यहाँ बनाना चाहते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी पिकअप हो चुकी है। लोग ऑलरेडी यहाँ पे इतना स्टॉक रख चुके हैं और बिल्डर बना भी रहे हैं और खपत भी हो रही है। रियल एस्टेट के प्राइस एक ऐसी चीज है विच इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप, ये तो टाइम ही बताएगा। बट मैं अपनी कहानी बोलता हूं, मैं नागपुर क्यों आया, मैंने नागपुर को क्यों चुना। मेरे पास 15 शहर थे, मैंने नागपुर में हिंदुस्तान में 15 शहर के हमने सर्वे किए। नागपुर एक ऐसा शहर दिखा जहां पे रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्ट ऑफ द कंट्री है। लोकेशन वाइज जो वीरेंद्र खरे जी ने आपको एक्सप्लेन किया वाज वेरी गुड। ये सबको ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर डेवलपमेंट जो नागपुर में हो रहा है, ये हम लोगों ने एंटीसिपेट किया था। उस समय हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो आई बिलीव विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। ये टाइम ही बताएगा आप लोगों के साथ में। एंड उसी हिसाब से हमने इसके देखा कि भाई यहाँ पर जो प्राइसिंग होगी, दिस विल बी कंडीसिव विद टाइम। लोगों को रियल एस्टेट के आज भाव इतने तेज लगते हैं कि आम आदमी इसके बाहर निकल जाता है कि ये मेरे रीच के बाहर है। पर हम लोगों ने इस चीज को देखा कि नागपुर में, क्योंकि कंपैरेटिवली टू द बिगर सिटीज जमीन के भाव कम हैं आज, बिल्कुल, तो उसके कारण कॉस्ट कम होती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप हिंदुस्तान में कहीं भी लीजिए एक जैसी होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ओनली द प्राइसिंग एंड द ओवरहेड्स व्हिच मेक्स द डिफरेंस। चलिए इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ बने रहेंगे और उनसे जानेंगे नागपुर के बारे में। जी हाँ, नागपुर यहाँ से आगे किस तरह की तरक्की दिखा सकता है, क्या दम है नागपुर में, ये सब छोटे ब्रेक की बात। एक बार फिर से स्वागत है आपका नागपुर से। और सीएनबीसी आवाज यहाँ ये संभावनाएं तलाश रहा है कि फ्यूचर सिटी कैसे बन सकता है नागपुर। वीरेंद्र जी, हम भी अब चर्चा कर रहे थे कि तमाम सारी जो बातें हुई कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, हार्ट ऑफ द लैंड है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन किसी भी शहर को सस्टेन करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और वो तब होता है जब उनके हाथ में पैसे होते हैं, और पैसे तब आएंगे जब उनको रोजगार मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, MBA यहाँ से निकलते हैं, लेकिन बाहर चले जाते हैं, सस्टेन नहीं होते, यहाँ पे नहीं रुकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो तरक्की की भाषा आप लोग बता रहे हैं, जो तरक्की का रास्ता आप बता रहे हैं, उसमें यहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन जॉब के तौर पे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? बड़ी इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्योंकि मिहान एक लंबी स्टोरी है और उसकी बहुत आलोचना भी हुई है, उसका सक्सेस होना भी इस बात से साबित होगा। वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिकली किसी भी सिटी की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, वहां पर एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। अभी हमारे यहाँ एक मिहान करके जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था 2002 से आज तक 12 साल में, कई लोग अप्रीहेंसिव थे कि यहाँ काफी डेवलपमेंट होगा, लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? हम लोग के यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं रहा आज तक कि नागपुर को डेवलप किया जाए। अगर इंडस्ट्रीज कहीं पे भी आ सकती है तो नागपुर में क्यों नहीं? कई लोगों से पूछो कि भैया आप नागपुर का, नागपुर इज वेरी हॉट। अभी नागपुर हॉट है, 48 डिग्री है। आप बताइए, आज हर शहर हॉट हो गया है, दिल्ली हॉट हो गया है, हर शहर में गर्मी हो गई है। तो गर्मी से ज्यादा गर्मी कहाँ होगी?
दुबई में भी इंडस्ट्री, दुबई में भी गर्मी है। इंडस्ट्री जैसे तावरी जी जानते हैं, वो वहीं से, दुबई से, इतना गर्म होने बाद में भी डेवलपमेंट है। तो गर्मी इज नॉट द रीजन। द रीजन इज कि लोगों में एंटरप्राइजिंगशिप होना चाहिए, कि एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए लोकल लोगों में भी, और बाहर के लोगों को लाने का एक यहाँ का जब पॉलिटिकल विल होना चाहिए। जैसे अभी हम बहुत अप्रिहेंसिव है सारे लोग कि हमारे सीएम साहब नागपुर के हैं, हमारे गडकरी जी नागपुर के हैं, तो सब लोग ये समझ रहे हैं कि अभी हम लोग का बहुत ग्रोथ होगा, और दिख भी रहा है। पिछले 6 महीनों में सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है, यानी हम लोगों को दिखने लगा है कि जहां पे कोई डिमांड नहीं आती थी, अभी डेली हमारे यहाँ हमारी स्कीम्स में विजिटर्स हैं, लोग खरीदने आ रहे हैं स्कीम्स में। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है। और जैसे नया एम्स अनाउंस हुआ है या IIM नागपुर में अनाउंस हुआ है, तो नागपुर में देयर इज नो डर्थ ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफाइड पीपल। हमारे यहाँ इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, आर्किटेक्चर है, एवरी कोर्स इज देयर, LIT है, फायर कॉलेज है। तो इतनी सारी चीजें नागपुर में होने के बाद में, इतना रिसोर्सेज होने के बाद में, ये रिसोर्सेज ड्रेन हो रहा है, नागपुर के बाहर जा रहा है। तो कुछ ऐसा एक पॉलिटिकली करना चाहिए कि नागपुर का एक ग्रोथ हो, नागपुर में पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि नागपुर में कुछ डेवलपमेंट किया जाए और इन लोगों को रोका जाए बाहर जाने। तो आप कह रहे हैं कि घोषणाएं जो हो रही हैं वो दरअसल इम्प्लीमेंट भी होती हुई नजर आए और आगे की ग्रोथ तभी होगी। जी। ये एक बड़ी समस्या है इस देश की, नीरज। अनाउंसमेंट्स काफी सारे होते हैं और नागपुर में भी देखिए एम्स बनेगा, IIM नागपुर बनेगा, मेट्रो प्लानिंग होगी, मोनो रेल आएगी, ये सब घोषणाएं हो चुकी हैं। लेकिन ये सब स्कीम्स जब अनाउंस होती हैं और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट होने के स्टेज पर आती हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट होकर जब तक खत्म होती हैं, तब तक काफी बड़ा टाइम लैग हो चुका होता है और ये ज्यादातर प्रोजेक्ट दरअसल कॉस्ट ओवररन कर जाते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं सर? ये बताइए। और आप ये बताइए कि क्या आप चाहेंगे कि तेजी से डिसीजन लिया जाए ताकि जब प्रोजेक्ट अनाउंस हो और जब प्रोजेक्ट शुरू हो उसमें ज्यादा देरी ना हो? रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है वेयर मनी हैज गॉट ओनली टाइम वैल्यू। बिल्कुल। अगर डिसीजन टाइम से हो जाए, प्रोजेक्ट टाइम से इंप्लीमेंट हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज है जो बिक नहीं सकती और उसकी प्राइसिंग मिल नहीं सकती। देरी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस इज बिकॉज द अप्रूवल्स डोंट कम ऑन टाइम। गवर्नमेंट मशीनरी ऐसी है, आई डोंट ब्लेम द मशीनरी, बट द थिंग इज कि उनकी तरफ भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो कई चीजें हम बिल्डर से ऐसी निकलती है जो उनको भी समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। तो दे टेक सम पॉलिसी डिसीजंस। दिस पॉलिसी डिसीजंस, दिस ऑल थिंग्स थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस स्लो है, पर आई सी अ सी ऑफ चेंज नाउ दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प द बिल्डर। कोशिश कर रही है कि इनको मदद की जाए, इन लोगों की किस तरह से की जाए। बट आई फील कि ये चीज आनी चाहिए ऑनलाइन। मुझे कुछ चाहिए, मैंने गवर्नमेंट को भेजा, मुझे इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए कि भाई इसका हाँ दो या ना दो, ताकि मैं मेरे प्रोजेक्ट को उस तरह से इंप्लीमेंट करूं। मुझे ना हाँ मिलेगा और ना मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता। पहले से तस्वीर बदली है, ये आप मान रहे हैं? यस, ये मैं मानता हूं। आप भी मानते हैं? आपसे भी जानना चाहूंगा प्रशांत जी, पहले से तस्वीर कुछ बदली है? मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो बताया गवर्नमेंट मशीनरी का प्रॉब्लम, ये तो ऑल ओवर इंडिया सेम है। मैं आने वाला था। और सारे देश में के जो सारे शहर है उसमें यही प्रॉब्लम सारे जो डेवलपर्स है वो फेस करते हैं। ये नेशनल लेवल पे क्रेडाई ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है और हमने एक मिशन ट्रांसपेरेंसी ला करके जो उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉब्लम था कि डेवलपर्स के ओर से वो जो एक्सपेक्ट करते थे, तो हमने सामने से उनके लिए दिया है मिशन ट्रांसपेरेंसी लाके कि हमारा वर्किंग ट्रांसपेरेंट होने वाला है। अब गवर्नमेंट ने अपना वर्किंग सुधारना चाहिए और कुछ हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। अभी जो पहले हर्डल्स आते थे गवर्नमेंट की ओर से वो काफी कम हो गए हैं और गवर्नमेंट भी पॉजिटिव वे में अभी काम कर रही है। वो चाहते हैं कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसा अभी सारी अनाउंसमेंट हो रही है कि 3 महीने के में जो पहले प्लान सैंक्शन होता था वो अभी हमको वो 15 दिन में या 1 महीने में बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करके देने वाले हैं। रेड टेपिज्म कम करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो प्रो डेवलपमेंट आने वाली है। ये सारे जो एश्योरेंस है वो अभी इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हुआ है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो दिन है उसमें डेफिनेटली हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और डेवलपमेंट के पाथ में ये जो हर्डल्स है गवर्नमेंट पॉलिसीज के, वो तो जरूर दूर हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए एक रियलिटी चेक लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, आप ये बताइए कि आपने जब यहाँ शुरू किया, ट्रेडिशनली ये शहर जो है बंगलो कल्चर, चूंकि लैंड बहुत अवेलेबल है, एक्सपेंड हो रहा है शहर, आप यहाँ आपने शुरू किया, आपने कुछ डिमांड सर्वे किया होगा,
मुझे रियलिटी चेक ये चाहिए कि इस शहर में रियल एस्टेट की किस तरह की डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है, प्रीमियम सेगमेंट में या मास सेगमेंट में या एवरेज सेगमेंट में, जिसकी बिना पे आपने डिसीजन लिया कि आप यहाँ पे शुरू करेंगे, रादर कि आप मुंबई, पुणे या जैसे हॉट मार्केट में गए? यहाँ पे ज़्यादातर मिडल सेक्टर में ही डिमांड है, प्रीमियम में बहुत कम है, और लोअर सेक्टर में दे कैन नॉट अफोर्ड द हाउस, नॉट दैट दे डोंट नीड इट बट दे कांट अफोर्ड द हाउस। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते तो ये नहीं समझ पाते कि अफोर्डेबिलिटी क्या होती है। उनकी तनख्वाह 10-20 हज़ार रुपये होती है, तो कैसे 10 लाख का घर भी वो ले पाएंगे, और उन लोगों को बैंक भी लोन देती नहीं है, तो उनके लिए तो कोई अफोर्डेबल कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिडिल लेवल में कम से कम डिमांड है, अपर लेवल में बहुत कम है, और लोअर लेवल में अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक दिक्कत की बात है। हाँ, आपको जोड़ना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू हिम। अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी एम्बिगुअस स्टेटमेंट। इसमें समझ में नहीं आता कि किसको अफोर्डेबिलिटी बोले और किसको ना बोले। हाँ, अगर कोई खरीद सकता है तो वो अफोर्डेबल हो गया, जो नहीं खरीद सकता वो अनअफोर्डेबल हो गया। ये परिभाषा बड़ी अजीब सी है। मेरा एक ही बोलना है कि अगर आप कॉस्ट देखें बिल्डर का, कि भाई बिल्डर का कॉस्ट कैसे होता है, बिल्डर का कॉस्ट के दो ही तरीके होते हैं, एक जमीन और दूसरा कंस्ट्रक्शन और उसके ओवरहेड्स। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि भाई कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो पूरे हिंदुस्तान में मोर और लेस एक जैसी होगी, 10-5% इधर उधर फर्क पड़ सकता है। मेजर इम्पैक्ट इज द लैंड। जमीन का भाव अगर सही रहे, जमीन सही रहे, तो ये चीज के में कहीं फर्क नहीं पड़ सकता। यहाँ सरकार एक ध्यान दे सकती है कि भाई किस तरह से जमीन को उपयोग किया जाए ताकि बिल्डर इसको सही मायने में प्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल। निरंजन जी, आप भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरह की, जिस तरह के ये दोनों बोल रहे हैं? मैं सभी के सब्जेक्ट पे टच करूंगा एक एक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे इतने सालों से यहाँ पर इंडिया में, पहले यूएस में था तब भी मैं फॉलो करता था इंडिया को, अपार्टमेंट रेंटल हाउसिंग अपने आप ही उसको ऑर्गेनाइज किया ही नहीं गया। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में अपने यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है अपार्टमेंट रेंटल के लिए। अगर मैं आज मुंबई मूव होता हूँ तो मुझे रेंट पे लेना है, तो मुझे रेंट पे फ्लैट मिलने के लिए नाइटमेयर है। वाई देर इज नॉट ऑर्गेनाइज रेंटल्स जैसे स्कीम लॉन्च होती है। हर कंट्री में हजारों बिल्डिंगें होती है जो सिर्फ रेंटल के लिए होती है, हजारों कंपनियां होती है जिनका रेंटल है। जैसे अपना कमर्शियल रेंटल है, रेंटल विल गेट मी इनटू द सिटी एंड देन आई कैन मेक माई डिसीजन ऑन वेदर आई शुड बाय और नॉट। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, अफोर्डेबिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव। मेरे लिए नागपुर में 2 करोड़ का फ्लैट अफोर्डेबल है रामदास पेट में, लेकिन बांद्रा में 2 करोड़ में मुझे झुग्गी भी नहीं मिलेंगी। वेरी रिलेटिव टर्म, वेरी सिलेक्टिव टर्म टू द पर्सन एंड टू द लोकेशन बेसिकली। Anybody cannot touch the affordability, neither government nor the private sector. Everybody is there to make the business. Unless government says, we are providing the land, you do the development, then only things can happen. Because land is the major constraint everywhere. बिल्कुल। Now, अगर धारावी में कोई आदमी बिजनेस करता है या धारावी में वो रहता है, उसको गवर्नमेंट बोलेगी हम तुमको वहीं विरार में जगह देते हैं, why the hell he should go? बिल्कुल। He wants just there only. So there has to be some medium, some body which will make that happen, because he has to travel a lot. Mumbai travel is a nightmare. So at the cost of Mumbai, other city has to be developed. Like in IT sector, there was no government in IT sector is a classic success story of India. IT sector, there was no regulation. It was chaos. Government, whenever there is a growth, there is a chaos, and then regulation happens. So when IT sector came into India, NASSCOM was the body which came into organize. First body in India which was NASSCOM, which was organized basically. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं कि सीएनबीसी आवाज ने जो रेंटल हाउसिंग प्लान बताया है, बिग आइडिया के तौर पर हमने ये बात बजट से पहले उठाई थी, सरकार के सामने रखी थी। हमारे बहुत सारे बिग आइडियाज अप्रूव हुए हैं, माने गए हैं। मंत्री जी को जाकर हमने खुद पेश एग्जैक्टली। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बात फिर यहाँ एक मंच पे उठी है कि रेंटल हाउसिंग जैसे बड़े प्लान जो यूएस से बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वो यहाँ करेंगे तो आगे भी ज्यादा सक्सेस होंगे। आप सब लोगों का मैं यहाँ शुक्रिया करूंगा, और चूंकि समय कमी है आगे बढ़ना है हमें, लेकिन ये तो निश्चित करना चाहता हूं कि जो चर्चा यहाँ पे हुई है उसका आउटकम ये है कि ग्रो हो रहा है। थोड़ा सा कहीं छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है और बहुत ज्यादा की जरूरत है। जो मुझे लगता है ये पूरे पैनल में ज्यादातर बिल्डर्स हैं वो इस बात को समझेंगे और करके दिखाएंगे और नागपुर को फ्यूचर सिटी बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मार्केट के बारे में, क्योंकि एक वो भी एक सेगमेंट है जो नागपुर के लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि इजी मनी कमाने का एक तरीका है विद ब्रेन। तो इसलिए बने रहिए, अभी लौटते हैं और मार्केट पर चर्चा करेंगे।